दोस्तों मेरे को NS 125 की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि अमूमन 125 सीसी की बाइक्स में नहीं देखा जाता। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं देखा जाता। आप इसका सबसे पहले फ्रेम देखो भाई। जो नॉर्मल जो बाइक्स जो आती है ना, मतलब 100 सीसी या 125 सीसी में, उनके अंदर आपको ना डंडे वाले फ्रेम मिलेंगे। ट्रेडिशनल जो फ्रेम जो आते थे ना पाइप टाइप जैसे, उन जैसे मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको भाई मतलब पैनारोमा फ्रेम मिल जाएगा जो कि बाइक की स्टेबिलिटी में बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, ये आपको सुपर बाइक्स में या पल्सर में, R15 में, करिश्मा में इसी तरीके के फ्रेम मिलते हैं। यहाँ NS की 160 या NS की 200 सीसी में यही आपको फ्रेम मिलते हैं, क्योंकि इन फ्रेम की खासियत ये होती है ये बाइक की स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा असर डालते हैं भाई, जो कि कंपनी ने 125 सीसी में देखे बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी इस पल्सर NS 125 सीसी में। KTM की RC 200, यामा की R15 एंड बजाज की पल्सर RS 200। अगर इन तीनों की नाक में अगर किसी बाइक ने दम कर रखा है ना, तो भाई ये बाइक है। क्योंकि हीरो ने इस बाइक को इस तरीके से बनाया है कि भाई इस बाइक ने तीनों को स्मोक कर रखा है भाई। चाहे पल्सर की RS देख लो, चाहे आप यामा की R15 तो खैर दिखती ही नहीं है, और चाहे आप भाई KTM RC की देख लो। हालांकि RC स्टार्टिंग में जरूर निकल जाती है, लेकिन टॉप एंड में भाई ये बाइक उसको हरा देती है। लेकिन हर वक्त भाई टॉप एंड ही मैटर नहीं करता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हीरो को ना हर कोई इस चीज़ों से नहीं जाना जाता। बहुत ही हाई परफॉर्मेंस बाइक्स बनाती है, लेकिन फिर भी मेरी निगाह में हीरो ने ना इस इंजन के साथ बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि लिक्विड कूल्ड के साथ आता है। तो इसी से पता चल जाता है कि हाँ भाई बाइक किस तरीके का परफॉर्म करने वाली है। तो भाई हीरो को ना इस काम के लिए ना जरूर अप्रिशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बाइक के द्वारा वो इन तीनों बाइकों को ना टक्कर दे पा रही। अगर किसी के मन में भाई इस बाइक को लेने का ख्वाब है तो भाई एनी डे उठा ले, क्योंकि ये बाइक आपको किसी भी तरह की पावर एंड परफॉर्मेंस में ना कमी बिल्कुल भी नहीं होने देगी। दोस्तों कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मेरे को ये बाइक थोड़ी सी समझ में नहीं आई। समझ में क्या, थोड़ी सी मेरे को इसमें मेजर डिसएडवांटेजेस लगे। वो ये सबसे पहला जो मेजर बताता हूँ वो ये भाई, इसके अंदर जो बैटरी लगने का जो हिसाब किताब है ना, इतना कॉम्पैक्ट सा है। मतलब इतना एक्चुअल में क्या है दोस्तों, बैटरी जो लगाने का होना चाहिए बाइक में इतना ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, आराम से बैटरी लग जाए। लेकिन भाई मतलब जो मैकेनिक है ना यहाँ पे लगाने वाले, उनको इसकी बैटरी लगाने में कम से कम 10 मिनट लग गए इसी पैनल को खोलने में। ठीक है, तो एटलीस्ट हीरो को ना इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। अगर आप इसके हायर RPM पर जाओगे तो वहाँ आपको इसमें थोड़े बहुत वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं। ठीक है, हाउएवर वाइब्रेशन ओवर द टाइम आ जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे नहीं, लेकिन हाँ हायर RPM पर आपको इसमें थोड़े बहुत वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं। दोस्तों आपकी बाइक में तरह तरह के फिल्टर आते रहते हैं, जैसे कि एयर फिल्टर हो गया, आपका ऑयल फिल्टर हो गया, और एक और आता है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर जो अंदर की तरफ लगा रहता है क्लच की साइड। ठीक है, तो भाई एक और फिल्टर आता है जो कार्बोरेटर के टोंटी के नीचे लगा रहता है। जैसे पेट्रोल की टी नहीं होती, जैसे क्या पेट्रोल की टी होती है उसमें एक टोंटी सी बनी होती है, उसका बोल्ट को खोलोगे ना तो दोस्तों उसके अंदर जाली होती है, उसके अंदर भी एक फिल्टर लगा होता है। और वो फिल्टर क्या करता है, एकदम शुद्ध ताजा पेट्रोल को कार्बोरेटर के अंदर भेजता है। अगर दोस्तों आपने इस टोंटी को क्लीन नहीं किया, इस बोल्ट को क्लीन नहीं किया, तो आपके कार्बोरेटर के अंदर भी डिपॉजिट जाना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा दोस्तों लोग उसको क्लीन नहीं करते, और जब करने का नंबर आता है ना तो बहुत सदियां बीत जाती है और भाई फिर उसके अंदर ना रेगिस्तान की मिट्टी निकलती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, इजी एक्सेस होता है, उसको जस्ट 10 नंबर की टी-टावरी से खोलिए और आपका फिल्टर भरा जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई लोग। कुछ टाइम पहले मैंने एक हीरो की XT 125R की एक वीडियो बनाई थी। प्रॉपर क्या, उसमें कुछ रीजंस बताए थे जिसकी वजह से आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगा कि लोग इसके जो लुक्स है ना उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। लोगों को इसके लुक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। कुछ लोगों ने इसकी बिल्ड क्वालिटी ख़राब बताई है, कुछ लोगों ने इसकी हेडलाइट का इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी राय व्यक्त करी है। ठीक है, तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा कि आपको इस बाइक में ऐसी क्या प्रॉब्लम लगी जिसकी वजह से आपने इस तरीके के जो कमेंट किए। डोंट वरी, मेरा हीरो से कोई संबंध नहीं है इस मामले में, लेकिन मुझे पर्सनली बाइक अच्छी लगी। लेकिन फिर भी मैं लोगों के व्यू पॉइंट्स जानना चाहता हूं कि लोगों को इस बाइक में क्या अच्छी लगी और क्या बुरी लगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें इस चीज के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जो हीरो की XT 125 है वो आपको TVS की जो रेडर 125 है उससे कैसे अलग बनाती है, तो कुछ ऐसी बात है जो इस बाइक को दूसरों से अलग बनाते हैं। दूसरों से मतलब TVS की रेडर से। पहला लुक्स, आप सब लोग जानते हैं इसके लुक्स बहुत ही भाई बढ़िया ही दे रखे हैं। दूसरा, इसमें आपको किक दे रखी है, वहां आपको किक भी नहीं मिलेगी। तीसरा, इसमें आपको ऑयल फिल्टर जो है वो आपको बाहर से देखने को मिलेगा, लेकिन जो TVS की जो रेडर है उसमें आपको देखने को भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें ग्लास इंडिकेटर भी है जिसमें आपका ऑयल गेज आप चेक कर सकते हो, वहीं आप TVS में भी आप नहीं कर सकते।
तो भाई ये कुछ ऐसी कुछ छोटी मोटी सी चीजें जो आपको उस बाइक से बिल्कुल अलग बनाती, आपसे मेरा मतलब हीरो की बाइक को, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब पावर एंड परफॉर्मेंस की बात आएगी ना, तो आपको टीवीएस की रेडर ज्यादा पावरफुल दिखेगी बजाय हीरो की एक्सट्रीम के। ये बिना ड्रैग रेस के ही मैं आपसे बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये वाली चीजें मायने रखती हैं, तो आपको हीरो की एक्सट्रीम 125 ले लेनी चाहिए भाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई। जो अभी हिमालयन की 450 जो नई आई है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, मेरी निगाह में बहुत ही अच्छी बाइक है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मुझे रॉयल एनफील्ड की बाइक इतनी ज्यादा नहीं पसंद, लेकिन पहली इकलौती एक ऐसी बाइक है जिसको मैं लेने की जरूर सोचूंगा यार। क्योंकि जो बाइक आपको 390 की तरह टक्कर दे सकती है ना, तो आप उस बाइक का पोटेंशियल खुद ही समझ जाओ। भाई ये बाइक क्या भागती है यार, ये तो भाई साहब कम से कम 170 तक छूती है, 175 तक छू जाती है। 390 एडवेंचर को टक्कर दे रही है भाई, और इससे ज्यादा आप क्या लोगे। और सबसे बड़ी बात, ये 5000 आरपीएम पर 100 की स्पीड पकड़ती है, जिससे कि पता चलता है इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड बहुत बढ़िया है। इसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम माइलेज भी मिलेगा, ठीक है। तो जो बंदा अगर ये सोच रहा है ना मुझे केटीएम टाइप बाइक नहीं लेनी, मुझे पावर उस हिसाब की चाहिए, लेकिन मैं केटीएम में नहीं जाना चाहता, मैं अपने भारतीय ब्रांड में ही देखना चाहता हूं, तो आपके लिए रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है एकदम बेस्ट चॉइस हो सकती है। आंख फोड़ के आज ही लेने चले जाओ, गारंटी है दोस्तों इस बात की मेरी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई। लोग लोकल क्लच प्लेट्स और ओरिजिनल क्लच प्लेट्स में अंतर होता क्या है? ऐसा कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं होता, सीधी सी बात है, शेप एंड साइज तो भाई सेम ही रहेगी। लेकिन एक बात का अंतर आ जा भाई लोग, जो ओरिजिनल जो क्लच प्लेट जो होती है ना भाई, उनके जो अंदर जो लेदर होता है ना, उनका लेदर अच्छी क्वालिटी का होता है। ऑयल में जाने के बाद या फ्रिक्शन होने के बाद वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी, वो जो लोकल क्लच प्लेट का जो लेदर होता है ना दोस्तों, वो एक घटिया मटेरियल से बना हुआ होता है, जो ओवर द टाइम अपना जो बारूद है छोड़ता रहता है। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, वो ऑयल की जो नालियां होती है ना, ऑयल की नालियों से मेरा मतलब जहां जहां से ऑयल फ्लो होता है ना, उनको सीज करता है सबसे पहले तो, और आपके इंजन ऑयल को खराब करता है। आपका इंजन ऑयल ऐसा निकलेगा काला, और अंदर से चेंबर को तो भसंट काला ही करके मानता है, ठीक है। तो कम से कम लोकल क्लच प्लेट डलवाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि आपकी बाइक में क्या नुकसान होता है और क्या नहीं, और हमेशा ओरिजिनल क्लच प्लेट ही डलवाएं, जिससे कि आपकी बाइक की जो इंजन लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई लोग। क्या आप जानते हैं कि जो जिमनी है ना मारुति सुजुकी की, वो इतनी जल्दी सेल क्यों नहीं हो रही है? जिसका की मतलब है उसकी इतनी सेल क्यों नहीं हो पा रही है। महिंद्रा थार भी है भाई मार्केट में, ऑल्दो महिंद्रा थार पहले है, लेकिन उसी को कॉम्पिटिशन में मद्देनजर रखते हुए जिमनी भी लॉन्च हो गई। तो दोस्तों कोई रीजन नहीं है, इंजन परफॉर्मेंस सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन दोस्तों एक रीजन की वजह से ना जिमनी की सेल इतनी नहीं हुई है, और वो शायद हो भी नहीं पाएगी, थार को टक्कर नहीं दे पाएगी। वो है रीजन जिमनी का शीर साइज। आप थार को बगल में रख लेना और जिमनी को बगल में रख लेना, जिमनी लगती है एकदम मिस्टर बीन जैसी कार, किसी भी तरीके से वो बल्कि कार को एहसास नहीं दिलाती। और इसी एहसास को ना दिला पाने की रीजन की वजह से ना दोस्तों लोग वाग अपने 2-2.5 लाख रुपए ना बचा के एक ऐसी कार को लेना चाहते हैं जिसकी रोड प्रेजेंस इस तरह से हो कि लगे कि हाँ भाई सज्जन आदमी के अंदर भी माफिया नाम की आत्मा घुसी पड़ी है। केवल इसके एक्सट्रीम शीर साइज की वजह से ना लोग वाग थार को पसंद कर रहे हैं, ना कि जिमनी को, चाहे जिमनी में बहुत अच्छी चीजें ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर मारुति सुजुकी इस चीज को सुधार ले, उसका प्लेटफॉर्म भले 2-2.5 लाख रुपए बढ़ा दे, उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बल्कि कर दे, अगर थार और जिमनी बगल में आ जाए, कॉम्पिटिशन सा लगे, तो भाई जिमनी की सेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है।